हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के विद्यार्थियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि इस वर्ष आप यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं इंग्लिश से संबंधी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब की बार का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस होंगे और उनका जो क्रम कैसे होगा और उन्हें एटलीस्ट कितने वर्ड्स में हमें आंसर देना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब की बार हमको 20 क्वेश्चन MCQ बेस्ड होंगे और उसके बाद 50 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे और 30 मार्क्स हमारा जो 3 टाइम्स टेस्ट हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो ओवरऑल इंग्लिश में आपको 100 मार्क्स का पेपर देना है, जिसमें 70 मार्क्स का आपको बोर्ड में देना है, बाकी आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है पेपर के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ सूचनाएं हैं जिनको हमें अभी से जानना बेहतर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेपर का टोटल मिनट्स होंगे वो हमको 2 घंटे और 15 मिनट का समय मिलना है, जिसमें से 15 मिनट्स हमको पेपर पढ़ने के लिए होता है और 3 आवर्स हमारे लिए होता है, जिसमें हमको डिस्क्राइब करना होता है, जो क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आगे इस प्रकार से अन्य सूचनाएं आपको दे दी जाएंगी। और अभी चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपका मॉडल पेपर शो हो रहा है। ये पहला मॉडल पेपर, इसी प्रकार से एटलीस्ट मैं 15 मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाना है। तो अभी हम लोग जो MCQ बेस्ड 20 क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे हम लोग इसी प्रकार से जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन्स होंगे उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर टाइम आपका दिया हुआ है 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 मिलना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शन है प्यारे बच्चों, हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो पहले 15 मिनट्स दिए गए हैं, पहले 15 मिनट दिए गए हैं, वो स्टूडेंट्स को पेपर को केयरफुली पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन में दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न का हल देना अनिवार्य है, सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। तीसरा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसी प्रकार से फोर्थ इंस्ट्रक्शन देखिए, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो पार्ट ए है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए गए हैं और आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस आर टू बी मार्क्ड ऑन OMR शीट। और इन सभी MCQ टाइप क्वेश्चन का जो आंसर देना है उसके लिए आपके लिए OMR शीट दे दी जाएगी। उस OMR शीट में ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, अर्थात उसमें जो 4 कॉलम दिए होंगे, उसमें जो कॉलम दिया होगा उसमें जो ABCD करके दिया होगा, उसमें A सही है कि B सही है कि C सही है कि D सही है, उसमें से कोई एक को आपको गोला भरना होगा, जिसकी हम प्रैक्टिस आगे आपको करा देंगे। और आगे देखिए लिखा हुआ इसी में, देयर आर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग अ मार्क ईच। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और OMR शीट में उसका आपको आंसर देना है। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। और साफ साफ इसमें देखिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बहुत सावधानी से इसको देखिएगा। आपको इरेज नहीं करना है, जो आपने आंसर लिख दिया होगा उसको आपको ना तो इरेज करना होगा, ना तो कट करना है, ना तो इसमें आपको वाइटनर यूज़ करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगली सूचना इसमें लिखी हुई है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। जो पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहने हैं, उसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा, उसमें डिटेल में आपको लिखने के लिए आएगा। उसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी होगा। उसके अलावा आपको उसमें स्टेंजा दिया होगा, उसमें पैसेज दिया होगा, उसमें अनसीन पैसेज भी दिया होगा, उसमें ऐसे एप्लीकेशन लेटर्स भी होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। उसी प्रकार से जो सूचना नंबर 6 उसको देख लेते हैं, मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने वो कितने मार्क्स का है वो दिया हुआ है।
चलिए तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सेक्शन ए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन ए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले से ही मैंने बता दिया आपको कि इसमें आपको सेक्शन ए से 20 मार्क्स मिल रहे हैं और सेक्शन बी से आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। ओवरऑल 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहले ये अनसीन पैसेज ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको अर्थात 3 नंबर आपको मिलेंगे इस अनसीन पैसेज को पढ़ करके, जो कि बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश से काफ़ी दूर रहते हैं। क्योंकि जब तक आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हो सकता है कि आप जो 3 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, उसका आंसर आप ना दे पाएँ। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट हम 15 अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसी में से फंसेगा, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर अपने 15 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट बन गया है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और आप अनसीन पैसेज को पढ़ करके उसका उत्तर अपने आप दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करिए, खुद महसूस करिएगा, आपको खुद महसूस होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ लेते हैं। पैसेज में लिखा हुआ है, व्हेन वी थिंक ऑफ टूरिज्म वी थिंक प्राइमरली ऑफ पीपल हु आर visiting a particular place for sightseeing, visiting friends and relatives, taking a vacation and having a good time। तो यहाँ पर बात किया गया है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर बात किया गया टूरिज्म की। तो बात करते हैं हम लोग व्हेन वी थिंक ऑफ टूरिज्म। जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म के बारे में सोचते हैं, वी थिंक प्राइमरली ऑफ पीपल, तो हम सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं हु आर विजिटिंग अ पार्टिकुलर प्लेस, जो कि एक विशेष पार्टिकुलर प्लेस को घूमने जाते हैं। विजिटिंग फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने जाते हैं, रिलेटिव से मिलने जाते हैं। टेकिंग अ वैकेशन, या फिर छुट्टी में कहीं जाते हैं। एंड हैविंग ए गुड टाइम, और अच्छा समय बिताते हैं। इस प्रकार से टूरिज्म का तात्पर्य, आप कहीं पर भी विजिटिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नए नए स्थान को घूमने जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, या फिर आप कहीं किसी स्थान पर हैविंग फन, किसी स्थान पर आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। दैट आर ऑल टूरिज्म। आगे बढ़ते हैं। दे मे स्पेंड देयर, फिर से आगे देख लेते हैं। दे मे स्पेंड देयर लेजर टाइम एंगेजिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स, सन बाथिंग, टॉकिंग, सिंगिंग। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान समझिएगा। दे में स्पेंड देयर लेजर टाइम, वे अपना खाली समय बिताते हैं। इंगेजिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में अपने आप को इंगेज करके। सन बाथिंग, धूप का आनंद ले करके। टॉकिंग, बातचीत करके। सिंगिंग, टेकिंग राइड, या एक प्रकार से राइडिंग करके, एक प्रकार से टूरिंग करके। रीडिंग और सिंपल एंजॉइंग फर्दर, इस प्रकार से किताबें पढ़ करके सिंपल साधारण से आनंद ले करके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वी मे इंक्लूड इन अवर डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कन्वोकेशन। कहते हैं वी मे इंक्लूड, हम उन सभी को जोड़ सकते हैं। इन अवर डिफिनीशन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म की परिभाषा में, अर्थात टूरिज्म की परिभाषा में हम उन सभी को जोड़ सकते हैं। और सम अदर काइंड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। हाँ, टूरिज्म पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन कन्वेंशन, जो कि इस प्रकार से कन्वेंशन में शामिल होते हैं। कन्वेंशन मीन्स क्या होता है एक प्रकार से दोस्तों? कन्वेंशन मीन्स होता है सम्मेलन। सम्मेलन समझते हैं ना? हाँ, कन्वेंशन मीन्स होता है एक प्रकार से सम्मेलन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टूरिज्म की परिभाषा सिर्फ भ्रमण करने से नहीं है, वो किसी भी प्रकार का टूरिज्म हो सकता है, किसी भी विशेष पर्पज से बनाया गया ट्रैवल हो सकता है, वो सब टूरिज्म की श्रेणी में आता है। यही टूरिज्म की परिभाषा है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है वी मे इंक्लूड इन आवर डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन कन्वेंशन, अर्थात टूरिज्म की परिभाषा में हम उन लोगों को भी शामिल कर सकते हैं जो किसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, अर्थात बिजनेस की कोई वार्तालाप में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या फिर सम अदर काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर किसी प्रकार के अन्य बिजनेस के लिए जा रहे हैं,
और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ या किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये सभी एक प्रकार से टूरिज्म की श्रेणी में ही आएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। दोज हु आर टेकिंग अ स्टडी टूर अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, वे लोग जो एक्सपर्ट गाइड के नेतृत्व में कहीं पर स्टडी टूर करते हैं या पढ़ाई के लिए कहीं पर भ्रमण करते हैं, और डूइंग सम काइंड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, या फिर किसी भी प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो लोग ट्रेवल करते हैं, और स्टडी आल्सो डूइंग टूरिज्म, या फिर कोई किसी प्रकार के स्टडी साइंस रिसर्च हो सकता है, या फिर किसी प्रकार के स्टडी करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सभी टूरिज्म की श्रेणी में ही आता है। अर्थात यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि टूरिज्म है क्या, इस पैराग्राफ में डिफाइन करने का प्रयास किया गया है, और टूरिज्म की श्रेणी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, टूरिज्म किसे कहा जा सकता है, यहाँ पर वो डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आगे बात करते हैं। these visitors use all forms of transportation, ये जो विजिटर्स लोग हैं, ये जो घूमने वाले लोग हैं, ये हर प्रकार के किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार से ये लोग यात्रा करते हैं। फ्रॉम हाइकिंग इन अ वाइडनेस, चाहे तो वो पैदल लंबी यात्रा करते हों कहीं पार्क के लिए, फ्लाइंग इन अ जेट टू एक्साइटिंग सिटी, या फिर किसी एक्साइटिंग सिटी तक जाने के लिए, या फिर किसी मनोरंजक सिटी तक जाने के लिए वो किसी जेट का सहारा ले सकते हैं, अर्थात पैदल जा सकते हैं, किसी जेट का सहारा ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैन इंक्लूड टेकिंग अ चेयर लिफ्ट अप, यहाँ पर चेयर लिफ्ट अप भी एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की श्रेणी में आता है। हाँ, कोलोराडो माउंटेन राइड, ये एक प्रकार से एक माउंटेन है जिसका नाम है कोलोराडो, अर्थात कोलोराडो माउंटेन की चढ़ाई पर भी अगर आप जा रहे हैं, या स्टैंडिंग एट द रोल, या फिर आप कहीं किसी रेल ऑफ क्रूसो शिप, या फिर आप कहीं ये क्रूसो शिप के लिए भी अगर आप जा रहे हैं, अर्थात कहीं जो क्रूसो शिप का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो वैकेशनल ट्रेवल करते हैं, अर्थात आकस्मिक अचानक, या फिर कह सकते हैं कि प्लानिंग बना करके ट्रेवल करना, छुट्टियों में यात्रा करना, किसी स्पेशल पर्पस के लिए समुद्री यात्रा करना, एक प्रकार से ये क्रूसो शिप में आता है। लुकिंग क्रॉस द ब्लू कैरिबन एक क्षेत्र है, कैरिबन समुद्र के अंदर है, एक प्रकार से द्वीप कह सकते हैं उसको, वहाँ यात्रा करना, ये भी उसी श्रेणी में आता है, टूरिज्म की श्रेणी में आता है। वेदर पीपल ट्रेवल बाई वन ऑफ दीज मीन्स और बाई कार, चाहे इन सब में से जो हमने बात किया इसको यात्रा करने के लिए लोगों द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, कार का यूज़ किया गया हो, मोटर कोच कैंपर का यूज़ किया गया हो, ट्रेन का यूज़ किया गया हो, या फिर मोटर बाइक और बाइक, दे आर टेकिंग अ ट्रिप एंड दस आर इंगेजिंग इन टूरिज्म, अर्थात ये सभी एक प्रकार से ट्रिप में हेल्पफुल हैं, और ये सभी किसका हिस्सा हैं, टूरिज्म का हिस्सा हैं, टूरिज्म में इंगेज हैं। अर्थात जितनी चीज़ें हमने बात की, हम पैदल जा रहे हैं, हम साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, या फिर समुद्री यात्रा कर रहे हैं, और किसी भी उद्देश्य से जा रहे हैं, किसी भी पर्पस से जा रहे हैं, बिजनेस के पर्पस से जा रहे हैं, या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पस से जा रहे हैं, स्टडी पर्पस से जा रहे हैं, रिसर्च के पर्पस से जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर एनी प्लेसेस फॉर एन स्पेशल पर्पस, दैट इज़ ऑल अंडर टूरिज्म, ये सभी टूरिज्म की श्रेणी में आता है। तो चलिए, ये तो था हमारा अनसीन पैसेज। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन कहता है टूरिज्म इज़ अबाउट टेकिंग अ टूर, टूरिज्म है टेकिंग अ टूर, कैसा टूर, पहला उसमें दिया हुआ है, देखिए पहला दे रहा है टू अ प्लेस अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, एक्सपर्ट गाइड के अंडर कहीं किसी स्थान में घूमने जाना। दूसरा कह रहा है फॉर हाइकिंग इन रिमोट प्लेसेस, अर्थात हाइकिंग मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से लंबी पैदल यात्रा करना, रिमोट प्लेसेस कहीं विशेष स्थान को। तीसरा हो सकता है फॉर विजिटिंग अ प्लेस ऑफ साइट सीइंग,
कहीं दृश्य, सुंदर दृश्य देखने के लिए यात्रा करना, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा होगा? डेफिनेटली ऑल ऑफ द एबव होगा। आपके कमेंट ज़रूर आने चाहिए और आप मुझे लास्ट में बताएंगे कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 20 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये आप लोग हमको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, बाई हाइकिंग इन वाइडरनेस द ऑथर मीन्स। हाइकिंग इन वाइडरनेस से मतलब लेखक क्या क्या पूछना चाहता है? लेखक पूछना क्या चाह रहा है? हाइकिंग इन वाइडरनेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं, टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन अबेंडेंट एरिया, टेकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया, मैराथन इन अनहेबिटेड एरिया, या फिर स्प्रिंटिंग इन अनबॉन्डेंट अबेंडेंट अनइनहेबिटेटेड एरिया। तो इसमें सही होगा प्यारे बच्चों, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन अबंडेंट एरिया। ठीक है ना? किसी विशेष स्थान में आपको लंबी पैदल यात्रा करने के लिए उसे बोलते हैं हाइकिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्रूज शिप इज, मैं क्रूसो बोल रहा था, रॉन्ग स्पेल्ड, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो गया था। यह है क्रूज शिप। क्रूज शिप क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों? क्रूज शिप जो है किसी विशेष ओकेज़न पर जाती है, किसी विशेष अवसर पर उसको ले जाया जाता है। तो उसमें देखिए क्या है, अ लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल ऑन वोवेज ऑफ प्लेजर, नहीं, बिग शिप दैट कैरीज पीपल एंड गुड्स ऑन स्पेशल मिशन। हाँ, यही वाला सही लग रहा है वैसे तो। और देख लेते हैं, अ लार्ज वाटर क्राफ्ट फॉर कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो तो ठीक है, वो तो ले ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो क्रूज शिप होती है वो किसी विशेष मिशन के लिए निकलती हैं साजो सामान के साथ। अ लार्ज, आगे है, अ लार्ज शिप दैट कैरीज मेल गुड्स एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज़। नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अनसीन पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछने थे, तो हम आप लोग के सामने इसको डिफाइन कर चुके हैं और हमने पहले बता दिया कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ही वांट्स टू, खाली स्थान भरा हुआ है, इसमें भरना है, ट्रेकिंग इन द हिमालयाज। ही वांट्स टू गो हो जाएगा इसमें, चूंकि ही वांट्स वो जाना चाहता है। और याद रखिएगा टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें गो इज राइट आंसर, मीन्स डी इज आई राइट ऑप्शन, तो हो जाएगा यहाँ पर ही वांट्स टू गो। चलिए उसी प्रकार से 5 नंबर देखते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, बताइए इसमें क्या से होगा? इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आपको नए नए चीज़ों को जानने की इच्छा है तो आप हैं क्या? आप क्या हैं? बताइए क्या हैं आप? क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स क्या होता है? जिज्ञासु होता है ना। क्यूरियस मीन्स क्या होता है? जिज्ञासु होता है। बाकी ये तो केयरलेस हो गया, कॉन्शियस हो गया, कॉशंस हो गया, नहीं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा बेटा? इनमें से होगा क्यूरियस। वेरी गुड। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लो। द टीचर्स इज इन फेवरेट ऑफ ऑल रमेश। इसमें आपको सही क्रम में करना है, इन सभी को, इन सबको आपको फ्रेमिंग करना है, करेक्ट ऑर्डर में इसको फ्रेम करना है। तो एक हो जाए ऑल, तो पहला क्या है? ऑल द टीचर्स इज़ फेवरेट ऑफ रमेश, नहीं, रमेश इज़ अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स हो सकता है। आगे देख लेते हैं। अगला कहता है रमेश द टीचर इज़ फेवरेट, नहीं, नहीं हो सकता, दो तो नहीं हो सकते हैं, ए और सी नहीं हो सकता है। डी नंबर देखते हैं, रमेश इज़ अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, ऑफ द ऑल टीचर्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से बी। बी इज़ राइट ऑप्शन। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर आपको देखना है रमेश इज़ अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, टीचर्स के पहले द लगाना, यहाँ पे देखिए ऑल के पहले ही द लगा दिया, ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दैट इज़ राइट ऑप्शन बी नंबर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसपेल्ड, इनमें से कौन सा मिसपेल्ड हुआ है, कौन सा इसमें से गलत है, बताइए इसमें से।
अबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस और एक्वेंटेंस। बताइए एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है? कोई परिचित व्यक्ति। और इसी प्रकार से एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है? स्वीकार्य। अटेंडेंस मीन्स क्या होता है? उपस्थिति। और अबंडेंस, अबंडेंस में जो है स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पर ई के स्थान पर क्या होगा? ए होगा, ये याद रखिएगा। अबंडेंस में ई के स्थान पर ए होगा। ABUNDANC अबेंडेंस होता है। अच्छा, अबेंडेंस मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? बताइए। अबेंडेंस मीन्स होता है एक प्रकार से पर्याप्त, इनफ। अबेंडेंस पर्याप्त, इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शी पुट्स द पेन क्या इन, इनटू, एट, ऑन। हमने बताया था ना, जो मोशन के लिए यूज़ होता है, अर्थात कोई अगर कार्य मोशन में है, गति में है, तो वहाँ पर हमको हमेशा इनटू यूज़ करना है। तो वो वो पॉकेट में अपने पेन को रख रही है ना, रखती है, अर्थात अभी कार्य प्रगति पर है, तो उसमें यहाँ पे इनटू यूज़ करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से आप लोग रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को सावधानी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहे क्या रहा है पहले समझिए। रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अर्थात इस पैसेज को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और 2 क्वेश्चन इसमें है, इनका सही जवाब देना है। पढ़िए, पढ़ते हैं पहले। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वह एम्प्लॉई जो पोस्टमैन था, जब उसको लेटर मिलता है तो वो ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते अपने मालिक, अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। और नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैज़ नो द एड्रेस। वास्तव में उसने अपने जीवन में अभी तक ईश्वर का एड्रेस नहीं जाना था। और द मास्टर, हाँ, अ फैट एमिएबल फेलो। और जो मास्टर थे, पोस्ट मास्टर थे, वो फैट थे और एमिएबल। एमिएबल फेलो मीन्स क्या होता है? फ्रेंडली बिहेवियर करने वाले, मित्रवत व्यवहार करने वाले थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी अचानक, ही टर्न सीरियस एंड टैप्ड द लेटर ऑन द डेस्क। वो अचानक सीरियस हो जाते हैं और लेटर को टेबल पर पटकते हैं, थपथपाते हैं और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहते हैं, क्या विश्वास है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति पर जिसने ईश्वर को पत्र लिखा है। क्या विश्वास है? मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इतना ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर के लिए पत्र भी लिख दिया है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ करेस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। तो ये किस लेसन का है बच्चों? ये है अ लेटर टू गॉड। लेंचो नाम याद आ रहा है ना सबको? चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं, इनको आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, लेंचो हैड रिटेन दैट लेटर टू। लेंचो ने पत्र लिखा था, किसको लिखा था? बताइए। सरपंच को लिखा था, नेबर को लिखा था, ब्रदर को लिखा था, या फिर गॉड को लिखा था? अ लेटर टू गॉड नाम से लगता है ना, लेसन के नाम से लगता है। लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? अ लेटर टू गॉड। तो गॉड इज करेक्ट आंसर, मीन्स बी आंसर इज राइट। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लॉफ्ड बिकॉज। पोस्टमैन जो है, जो कि पोस्ट ऑफिस में था, जोर से हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि ही रिसीव द पार्सल ही हैड इन इरिटेटेड, या फिर द पोस्टमैन सेड समथिंग द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड। क्यों हंसने लगता है वो? क्योंकि वास्तव में यह पत्र ईश्वर के लिए लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें, पहला क्वेश्चन 11 नंबर में है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? बॉटम में, टॉप में, टॉप ऑफ द हिल, इन अ सिटी। बताइए। ये होगा ऑप्शन ना, टॉप ऑफ अ हिल। वैसे टॉप ऑफ द लो हिल होना चाहिए, बट टॉप ऑफ अ हिल इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन।
मंडेला के अनुसार सबसे महान धन क्या है राष्ट्र के लिए? मिनरल्स है, जम्स है, डायमंड है या फिर पीपल है? पीपल है। कहा था उन्होंने लास्ट में, सबसे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में उन्होंने लिखा है कि गोल्ड खजाना कोई भी उतना कीमती नहीं है, सबसे कीमती किसी राष्ट्र के लिए उसके लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड? जो एनी थी, क्या एनी फ्रैंक, उसके सबसे लंबे समय की मित्र कौन थी? क्या हर पेन, हर कैट, हर डायरी, हर डॉग? बताइए। हर डायरी थी ना, इसमें कोई डाउट नहीं, डायरी का। अच्छा ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक डायरी? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है, ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बताइए इसके पोएट कौन है, पहले बताइए। द कंपोजर, हु कंपोज द एबो लाइन्स? जो ऊपर की लाइनें हैं इसे किसने कंपोज किया था? पहला ही सवाल देखिए इसमें आ गया है, किसने इसको कंपोज किया है? जॉन बैरीमैन, कोरोलिन वेल्स, लेस्ली नॉरिस या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं, राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज राइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ना उसके लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई। जो डस्ट ऑफ स्नो था, जो पेड़ से कौन गिरा देता है? कौन सा जीव था जो गिरा देता है? क्लाउड था कि मंकी था, स्क्वायरल था या फिर क्रो था? यस, क्रो था ना। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है ना। चलो अच्छा, क्रो क्या इसका मतलब क्या होता है? ये स्टेंजा अगर एग्जाम में ऐसे आ गया तो कैसे लिख पाएंगे इसके बारे में? द वे अ क्रो, एक प्रकार से कौवा, सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला करके गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कुछ कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री मीन्स क्या होता है? चलो, हेमलॉक ट्री मीन्स क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। हेमलॉक ट्री मीन्स क्या होता है बताइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा वेट करो। क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाद में, चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? कैट था, मंकी था, डॉग था या फिर रैबिट था? बताइए, सबको पता है ना, इट वाज अ डॉग। ट्रिकी एक कुत्ता था ना जो बीमार हो गया था, उसको इलाज करने के लिए डॉक्टर हैरियड के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर उसको 2 दिन तक भोजन नहीं दिया गया। इसके बाद बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद वो ठीक हो गया था। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था उसको, केवल उसकी डाइट पे कंट्रोल किया गया था ना। बात करेंगे इस पर हम लोग आगे। 17 क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी? अनिल है, रॉबिन्सन क्रूसो है, हरी सिंह या अनिल्स फ्रेंड? रस्किन बॉन्ड कौन है इसके लेखक? यस, ऑफ कोर्स, रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, अ थीफ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से। इसमें चोर कौन था और राइटर कौन था? मतलब जो पत्र लिखने वाला तो अनिल था, और जो चोर था ना, हरि सिंह था, जो हर बार हर सिटी में, नए नए शहर में जाकर के अपना नाम बदल कर चोरी करता था ना। इस बार भी उसने अनिल के यहाँ से पैसे चुरा लिए, भाग तो गया था रेलवे स्टेशन तक, लेकिन अचानक उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, जिसने तुम पर इतना विश्वास किया, तुमको पढ़ाना लिखाना चाहता है, तुम उसके साथ बेईमानी कैसे कर सकते हो? तो उसको ऐसा पहली बार लगा था ना कि उसको मालूम था कि अनिल को पैसे चुराने का उतना, चुरा कर भागने का उतना दुख नहीं होगा, पैसे खो जाने का उसको दुख नहीं होगा, सिर्फ उसको दुख होगा उसके विश्वास तोड़ने पर। पढ़ेंगे इसको हम लोग, वैसे में आप मेरे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
आपको मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैंने सारा चीज़ पढ़ा रखा है, लेसन, सारे लेसन, हाई स्कूल और इंटर के सारे लेसन, प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी और ग्रामर भी मैंने पूरी कर दी है। आप उसको ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एब्रॉयड टुक पार्ट इन कंट्री फेयर, फोटोग्राफर, डिबेटर, साइंटिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या है इसमें सही होगा। एब्रॉयड, रिचर्ड एब्रॉयड। कंट्री साइंस फेयर ना, यस एग्जैक्टली, कंट्री साइंस फेयर, साइंटिस्ट फेयर लिखा है, कोई बात नहीं, सही है। हाँ, रिचर्ड एब्रॉयड टुक पार्ट इन अ कंट्री साइंस फेयर, साइंटिस्ट फेयर। चलिए उसी प्रकार से 19 नंबर आज का है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मैटिल्डाज हस्बैंड वाज, बताइए मैटिल्डा के हस्बैंड, मैटिल्डा वाली स्टोरी याद है ना आपको। मैटिल्डा जो बहुत सुंदर थी, बहुत उसके बहुत ओवर एम्बिशियस लेडी थी, वो चाहती थी एक बड़े राजघराने में शादी हो, महारानी की तरह रहे, और उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है। किससे होती है? क्लर्क से होती है। कैसे? पेटी क्लर्क। पेटी क्लर्क मीन्स क्या? साधारण से क्लर्क से शादी हो जाती है। तो मैटिल्डा हस्बैंड क्या थे? एक क्लर्क थे ना। उसका नेकलेस खो जाता है तो उसका वो नेकलेस दूसरा असली वाला बनवा करके देते हैं, जबकि बाद में 10 साल बाद उनको मालूम चलता है कि जो नेकलेस वो अपने फ्रेंड के यहाँ से लाई थी वो वास्तव में नकली था, नकली डायमंड का था। और वो खूब बहुत दुख होता है कि 10 साल हमने कैसे गरीबी में बिता दिए उस असली डायमंड को वापस करने के चक्कर में। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना व्यक्ति को कि हमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, हमें अपने क्षमता के अनुसार ही प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन इच्छाएं बड़ी रखना गलत नहीं है। इच्छाओं को पाने के लिए संघर्ष करते रहना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने जीवन को भूल जाएं, अपने उद्देश्यों को भूल जाएं, हम पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को सुकून देना भूल जाएं। ऐसा नहीं ना। कहते हैं ना कि व्यक्ति जिस चीज़ के लिए जीवन में सुकून चाहता, अर्थात हम पैसा क्यों कमाते हैं? जिससे कि हमारे जीवन में शांति मिले। और उस पैसे को कमाने के चक्कर में इतना पैसा कमाते कमाते अपना पूरा बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन वो शांति नहीं मिलती जिसके चक्कर में हम पैसे कमाते हैं। तो पैसा कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा समय ज़रूर बिताइए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का वास्तविक नाम क्या था? भोली याद है ना? भोली, हाँ, जो बहुत छोटी थी, अनडेवलप्ड थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी और बोलने में थोड़ा हिचकिचाती थी। वो अपना नाम ठीक से भोली करके बुलाती थी। याद है ना सबको? मैंने कहानी सुनाई थी। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा इसमें भोली का लेसन ना। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत पूरा डिस्क्राइब किया है मैंने, हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सुलेखा। सुलेखा इज़ द राइट आंसर। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? सुलेखा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का MCQ बेस्ड 20 क्वेश्चन। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ, जो कि यूपी बोर्ड्स नए पैटर्न पर आधारित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।